कंप्रेस करता है? रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। कंप्रेस। अब ये रेफ्रिजरेंट क्या है? रेफ्रिजरेंट वो पदार्थ है जो कि जिस स्थान को हमें ठंडा करना है वहां से वहां उसकी हीट को लेकर, उसकी गर्मी को लेकर और उसको बाहर, उस जगह से बाहर करता है। जैसे कि हमारा ये हमारा जिग है, इसके अंदर एवापोरेटर, ये हमारा क्या है? एवापोरेटर। ये एवापोरेटर में हम यहाँ सामान रखते हैं फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए, बर्फ जमने के लिए। भाई बर्फ कब जमती है? पानी की बर्फ कब जमती है? जब पानी का तापमान बहुत ठंडा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे माइनस में चला जाता है। इसका मतलब हम किसी उस पदार्थ में से हम क्या निकाल रहे हैं? हीट निकाल रहे हैं। हीट निकाल रहे हैं ना, तो हीट ये एवापोरेटर क्या करेगा? यहाँ की हीट लेगा। एवापोरेटर नहीं ले रहा, एवापोरेटर की जो कॉपर ट्यूब है उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो उसकी हीट को ले रहा है, और हीट को लेके वो सक्शन लाइन के द्वारा कहाँ पर आ जाता है? कंप्रेसर। किसके रूप में? वेपर्स के रूप में। वेपर्स के रूप में आता है। और ये वेपर्स कैसे बनते हैं अब मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक कंप्रेसर है। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को बढ़ाता है। प्रेशर बढ़ता है तो तापमान भी बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो तापमान भी बढ़ता है। तो कंप्रेसर क्या करेगा? कंप्रेसर के अंदर 3 लाइन होती है। एक लाइन होती है सक्शन, दूसरी एक लाइन होती है डिस्चार्ज। सक्शन का मतलब खींचना, डिस्चार्ज का मतलब फेंकना। तो कंप्रेसर क्या करता है? सक्शन लाइन से वेपर्स खींचता है, ये वेपर्स खींचता है, क्योंकि कॉपर ट्यूब है आपकी। ये जो क्या है? कॉपर ट्यूब का कलर जो है इस टाइप का कलर बना देते हैं, ये आपकी कॉपर ट्यूब है। ठीक है, कॉपर ट्यूब का कलर ऐसे ही होता है ना। इस कॉपर ट्यूब के अंदर कौन सा जो रेफ्रिजरेंट है किस रूप में? वेपर्स के रूप में। यहाँ पर इसका तापमान कितना है? यहाँ पर जो इसका तापमान है 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर प्रेशर कौन सा है? प्रेशर है 60 प्रेशर यहाँ पर है 60 से 75 psi पाउंड पर स्क्वायर। ठीक है, और ये किस टाइप का है? सुपर हीटेड वेपर्स। सुपर हीटेड वेपर। अब कंप्रेसर क्या करेगा? कंप्रेसर के अंदर वाइंडिंग है, कंप्रेसर के अंदर वाइंडिंग है। उसके ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है, रनिंग कैपेसिटर। इसको आप सप्लाई भी देंगे। यहाँ से आप फेस देंगे। कैपेसिटर को लगा है। हाँ, अगर आप किसी विंडो एसी, स्प्लिट एसी के कंप्रेसर को देखोगे तो उस कंप्रेसर के साथ पर एक रनिंग कैपेसिटर 45 MFD या 50 MFD या 55 MFD का रनिंग कैपेसिटर लगा होता है। जैसे कि अगर हम इसको देखें, इस कंप्रेसर को यदि चलाना हो हमें, चलाने के लिए हमें इसको कॉमन रनिंग स्टार्टिंग चेक करके और तब इसका क्या करना पड़ेगा? हमें इस पर रनिंग कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। उसके बाद
यहाँ पर हमने फेस और न्यूट्रल दे दिया, न्यूट्रल यहाँ पर हो गया, ठीक है। सर कितना कैपेसिटर बताया आपने? 45 MFD, 50 MFD और 55 MFD माइक्रोफैरेड। अब ये पूरी वाइंडिंग और इसके अंदर जो मैकेनिकल सिस्टम है, कंप्रेसर कई प्रकार के होते हैं। पहला कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जिसके अंदर पिस्टन होते हैं। दूसरा कंप्रेसर आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में इम्पेलर्स होते हैं। तीसरा कंप्रेसर आपका रोटरी कंप्रेसर, उसके अंदर स्टेशनरी ब्लेड होते हैं। चौथा कंप्रेसर आपका होता है स्क्रू कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर। जो स्क्रू कंप्रेसर में गियर्स होते हैं, मेल और फीमेल गियर्स होते हैं, उनके अंदर प्रेशर बनता है। कुल मिला के कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को बढ़ाता है, और जब रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ता है तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर भी बढ़ता है। ये रेफ्रिजरेशन का नियम है, ये रेफ्रिजरेशन का नियम है, पहला नियम। हाँ पहले नियम। तो और अब यहाँ पर जब ये वेपर्स को कंप्रेस करेगा तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। तो जब यहाँ पर जो वेपर्स निकलेंगे, अब वो वेपर्स का टेम्परेचर बढ़ गया, वेपर्स का तापमान बढ़ गया, और वो लगभग कितना हो गया, वो आपका हो गया 70 से 80 डिग्री सेल्सियस। वेपर्स वाष्प है ना, लेकिन किसकी कॉपर ट्यूब में जो रेफ्रिजरेंट है, और हम इसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट मान रहे हैं, R22। और हमारे वातावरण का तापमान जिसे बोलते हैं हम एम्बिएंट टेम्परेचर, वो एम्बिएंट टेम्परेचर लगभग 36 से 40 डिग्री सेल्सियस है, 36 से 40। से 40 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर 70 से 80 डिग्री सेल्सियस इन वेपर्स का तापमान है, और प्रेशर कितना हो गया, लगभग 270 से 300 psi। ये आपका कौन सा प्रेशर है, डिस्चार्ज प्रेशर। कंप्रेसर यहाँ से कम तापमान और कम प्रेशर के वेपर्स को कंप्रेस करके उसके प्रेशर को बढ़ा रहा है और उसके तापमान को भी बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर वेपर्स किस रूप में है, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और मोर सुपरहीटेड वेपर। ठीक है। अब ये वेपर्स आगे कहाँ जाएंगे, हमारे इस कंडेंसर में, इस कंप्रेसर के अंदर ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन से वेपर्स होते हुए किसमें आएंगे, कंडेंसर में। और कंडेंसर का काम आप भली भांति जानते हैं, कंडेंसर वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, तो इस प्रकार से अब हम वहां समझते हैं। इस कंडेंसर के आधे हिस्से में हमारा रेफ्रिजरेंट वेपर्स के रूप में रहता है, और आधे हिस्से के बाद फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है।
इससे हमें कंडेंसर का कार्य का पता लगता है। कंडेंसर क्या काम करता है? वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है। वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है। जैसे कि प्रकृति के अंदर बारिश होती है। बारिश कैसे होती है भाई? पहले पानी समुद्र का पानी, नदियों का पानी सूरज की गर्मी से उनके वाष्प बनते हैं, उनके बादल बनते हैं, और वो बादल फिर बादलों में इतना प्रेशर होता है कि वो ऐसी जगह पर जाना शुरू कर देते हैं जहां पर प्रेशर कम हो, अपने आप ही ऑटोमेटिकली, क्योंकि पानी के वेपर्स बन गए, बादल बन गए। नहीं सर, कुछ जो क्लाउड है वो पृथ्वी की डायरेक्शन की वजह से भी तो मूव करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी है, वो भी चीज है। ठीक है, तो अब वो बादल अब कहाँ पर आए? बादलों की बारिश है। बारिश कैसे होती है? ऐसी तो होती है। बादल जब आते हैं तो वो वेपर्स के रूप में होते हैं, और जब वो किसी ठंडी जगह पर आ जाते हैं, है ना, तो वेपर्स किस में कन्वर्ट होते हैं? लिक्विड में। वो ही फार्मूला कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर में यहाँ पर जब वेपर्स आएंगे, जब वेपर्स आएंगे तो वेपर्स इस कंडेंसर के ऊपर हमारे एक क्या लगा हुआ है? फैन लगा हुआ है। हमारे कंडेंसर के ऊपर एक फैन लगा हुआ है। सर ये पिंस लगी है, ये सपोर्ट के लिए है या फिर? अभी बताता हूँ, पानी जाता है। अभी बताता हूँ। ये पिंस यहाँ पर एक फैन लगा हुआ है, ठीक है। अब यदि हम नेचुरल रूप से देखें, हमारे पास एक तवा है, हम खाना बना रहे हैं। जब खाना बनाते हैं तो तवे का तापमान कितना होता है? लगभग 100 से ज़्यादा होता है। लगभग वो 150-250 डिग्री सेल्सियस होगा, 250-300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, खाना बन गया। खाना बनने के बाद हमने किचन में ऐसे ही रख दिया, तो लगभग 1 या सवा घंटे बाद क्या होता है? वो ठंडा हो जाता है, तवे का तापमान नॉर्मल हो जाता है। तो उसकी सारी हीट, उसका टेम्परेचर कहाँ गया? वो जो आसपास का तापमान था, उस आसपास के तापमान में चला गया। तो ठंडे होने का एक नियम, ये क्या हुआ? नेचुरल। क्या हुआ? नेचुरल रूप से ठंडा हो रहा है, लेकिन इसमें टाइम कितना लग रहा है? लगभग 1.5 घंटा। एक अंदाज है। अगर सर इसके ऊपर हम पानी डालें तो जल्दी हो जाएगा। अब अगर हम इसके ऊपर एक पंखा चला दें, भाई हमने एक पंखा चला दिया, ठीक है, हमने इसके ऊपर पंखा चलाया, क्या अब भी ये ठंडा होने में 1.5 घंटा लगेगा? नहीं। अब टाइम कम हो जाएगा। अब मान लीजिए 1 आवर हो गया, ठीक है। अब हमें इसको और जल्दी, अब हमने क्या करा? इस पे हवा की फोर्स लगा दी, जिसको बोलते हैं फोर्स कन्वेक्शन। हवा की फोर्स लगा दी। अभी तो नेक्स्ट जैसे कि हमारे रेफ्रिजरेटर में हमारे कंडेंसर पे कोई पंखा नहीं होता। वहां पर जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो नेचुरल रूप से अपनी हीट छोड़ता है। जैसे कि हमारे पास ये रेफ्रिजरेटर है। यदि आप इस रेफ्रिजरेटर को देखेंगे, इस रेफ्रिजरेटर में इसकी साइडें गर्म होती हैं। वो गर्म किस लिए होती है? क्योंकि वेपर रेफ्रिजरेंट अपनी हीट छोड़ता है। इसमें कंडेंसर साइड में है। ये हमारा FF रेफ्रिजरेटर है, फ्रॉस्ट फ्री इन्वर्टर टाइप रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कंडेंसर पर कोई फैन नहीं लगा हुआ। इसी प्रकार इस जिग में भी कोई फैन नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर हम विंडो AC, स्प्लिट AC की बात करें, विंडो AC या स्प्लिट AC की बात करें, उसके आउटडोर पर फैन होता है, और वो फैन, हाँ, आउटडोर पर फैन होता है, और वो फैन कंडेंसर पे लगा होता है। अब जब ये फैन चलेगा तो ये कॉइल के पीछे से हवा खींचेगा। ये क्या है? हमारी एयर। और इस एयर का तापमान कितना होगा? जितना हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर, 36 से 40 डिग्री सेल्सियस। अगर 40 डिग्री तापमान है तो भाई गर्म हवा थोड़ी बहुत ठंडी होगी, तो इसका तापमान कितना हो सकता है? 38 डिग्री सेल्सियस हो सकता है इस हवा का तापमान। और ये हवा किससे जाके टकराएगी? कंडेंसर से। फैन से नहीं, फैन तो हवा खींच रहा है,
फैन तो हवा खींच रहा है, अब टकराएगी किससे? कंडेंसर की कॉइल से, इन कॉपर ट्यूब से। और कॉपर ट्यूब के अंदर क्या है? वेपर्स। वेपर्स किस तापमान का है? 70 से 80 डिग्री सेल्सियस का। हवा किस तापमान की है? 38। तो रेफ्रिजरेशन का नियम है अधिक तापमान कम तापमान की ओर फ्लो करता है। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा कि ये जो वेपर रेफ्रिजरेंट है जिसका तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस है, ये अपनी हीट हवा को देगा। किसको देगा? हवा को। और इसको यहाँ पर जो फिन्स लगी हुई है, यहाँ पर जो हमारी ये फिन्स लगी हुई है, अगर ये फिन्स ना हो तो क्या होगा? और फिन्स लगी हुई है तो क्या होगा? अगर फिन्स ना हो तो क्या होगा? हवा आएगी और कॉपर ट्यूब से टकरा के निकल जाएगी। तो हमारा जो ये जो वेपर रेफ्रिजरेंट है ये कम मात्रा में लिक्विड में बनेगा। लेकिन ये फिन्स लगाने का कारण क्या है कि फिन्स लगाने से वो हवा रुक के इसमें से बाहर निकलेगी। अब वो ठंडा करके डालेगा। जब वो इसमें से रुक के ज़्यादा बाहर निकलेगी तो वेपर रेफ्रिजरेंट की ज़्यादा गर्मी को निकाल के लेके जाएगी, जिससे कि हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंस हो जाएगा अच्छी तरीके से। इसलिए फिन्स लगाई गई। इससे कंडेंसर का सरफेस एरिया बढ़ गया, हीट कैरिंग मीडियम बढ़ गया, मतलब हीट निकालने की क्षमता बढ़ गई। इस तरीके से हमारा जो वेपर रेफ्रिजरेंट है जो 70 से 80 डिग्री सेल्सियस का है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो हमारे कंडेंसर के पहले ऊपरले हिस्से में, ये जो ऊपर का हिस्सा है कंडेंसर का, ये जो इसका ऊपर के हिस्से में लेटेंट हीट निकलेगी। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का मतलब है, सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ, लेटेंट हीट नहीं, यहाँ पर निकलेगी आपकी सेंसिबल हीट, वो हीट जिसे आप सेंस कर सकते हैं, जिसको आप किसी भी चीज़ पर हाथ लगा के उसके तापमान को मालूम कर सकते हैं कि ठंडा है या गर्म है, वो सेंसिबल हीट होती है। तो यहाँ पर कंडेंसर के ऊपरले हिस्से में कौन सी हीट निकलेगी? सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट निकलेगी और बीच के जो हिस्से में निकलेगी वो आपकी निकलेगी लेटेंट हीट। गुप्त लेटेंट हीट का मतलब क्या है? ऐसी ऊष्मा जिसका हमें पता नहीं होता लेकिन पदार्थ अपनी अवस्था बदल रहा होता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर एक बर्फ का टुकड़ा रख दें, हमने उसको गर्म नहीं करा लेकिन वो कहीं ना कहीं से हीट लेके पिघल रहा है, तो उसे जो वो हीट मिल रही है वो कौन सी? छुपी हुई गुप्त ऊष्मा, जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट। यहाँ पर लेटेंट हीट निकलेगी, और लेटेंट हीट के बाद यहाँ पर निचले हिस्से में फिर दोबारा आपको महसूस होगा कि हाँ यहाँ पर ठंडा है। अभी अगर आप इसको चला के देखेंगे हम सिस्टम को तो यहाँ पे हमें नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको गर्म मिलेगा, यहाँ बीच के हिस्से में पता ही नहीं लगेगा, लेकिन हाँ लगेगा ऐसा कि यहाँ पर हीट निकल रही है। ये सारा नियम कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। आपका प्रेशर भी स्थिर है और आपका टेम्परेचर भी स्थिर है, उस पर ये नियम काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद लिक्विड बन गया, वेपर रेफ्रिजरेंट का बन गया क्या? लिक्विड। और अब ये लिक्विड आपका आगे जाएगा। आगे किस में जाएगा? फिल्टर में। फिल्टर का काम जैसा कि इसके नाम से ही पता है, फिल्टर। ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करता है। इसके अंदर जाली होती है,
इस जाली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनमें से लिक्विड रेफ्रिजरेंट आगे जाता है और इसके बीच में ग्रैन्युल्स होते हैं। हरे हरे कलर के हो सकते हैं, वाइट कलर के हो सकते हैं, छोटे छोटे दाने। ये ग्रैन्युल्स का मतलब है दाने। ये दाने किसके होते हैं? सिलिका जेल के या एक्टिवेटेड एल्यूमिना। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसको मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा आगे गया किसके अंदर? फिल्टर के अंदर। अगर ये जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसमें फिर चॉकिंग नहीं होनी चाहिए। फिर अगर हम गैस फिलिंग करते हैं तो हाँ, ये देखिए सिस्टम बंद हो गया। जब आप कभी भी चेक किसी भी सिस्टम में गैस चार्ज करते हैं, खासकर रेफ्रिजरेटर में, तो इस फिल्टर को जरूर बदलिए, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मॉइस्चर बहुत जल्दी मॉइस्चर चोकिंग होती है रेफ्रिजरेटर में। हाँ, फिल्टर आपको जरूर बदलना पड़ेगा। क्या चीज? ये जाली, ये जो है, ये जाली इस फिल्टर के अंदर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, और इसी के अंदर दाने भी है, ग्रैन्युल्स भी है। ये फिल्टर है। इसके अंदर की जाली चेंज करनी पड़ती है, फिल्टर नहीं चेंज करना पूरा है? इसके अंदर जो जाली है वो चेंज करनी पड़ती है, ये पूरा पार्ट चेंज करना पड़ता है, पूरा पार्ट। इसके आगे से कैपिलरी का काम स्टार्ट होता है। जैसे सीजन स्टार्ट होता है गर्मियों का, तो हम एसी की सर्विस करते हैं यूज़ करने से पहले। जैसे सर अगर रेफ्रिजरेटर भी हमने अगर सर्दियों में बंद कर दिया है और गर्मियों में स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी तो सर्विस कुछ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, इसकी सर्विस। और वैसे तो रेफ्रिजरेटर को बंद नहीं करना चाहिए, एसी को तो बंद, रेफ्रिजरेटर को क्यों बंद नहीं करना चाहिए? रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर मेंटेन होने पर आजकल के जो नए जो रेफ्रिजरेटर उनके अंदर सेंसर्स हैं, वो कंप्रेसर, इन्वर्टर एसी में तो कंप्रेसर की स्पीड को कम कर देते हैं, ठीक है। सेंसर्स हैं, वो स्पीड कम कर देंगे, कंप्रेसर हल्की स्पीड पे चलेगा, टेम्परेचर उतना मेंटेन रखेगा, इसलिए आपकी बिजली बच रही है। ठीक है, ठीक है। हाँ, सेंसर काम करेगा, बिजली बचेगी, लेकिन सर्दियों में यूज नहीं रह जाता ना। सर्दियों में यूज करते हैं। सर्दियों में देखिए, इसका सिर्फ ये कि रेफ्रिजरेटर का यही यूज नहीं कि आप इसमें सब्जी रखेंगे, इसमें पानी रखेंगे, इसमें आप कॉस्मेटिक्स रख सकते हैं, है ना। इसके अंदर आप दवाइयाँ रख सकते हैं, दवाइयाँ स्टोर की जाती हैं, है ना। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। सर्दियों की सब्जी को भी स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो अब इसको आपके कौन से एरिया को सर्विस करना चाहिए बताओ आप वीरेंद्र, हमें इसके कौन से एरिया को सर्विस करना चाहिए? यदि हमारे पास एक स्प्लिट एसी है तो हम किस सर्विस करते हैं? पानी से धुलाई जो करते हैं, एक होती है ड्राई सर्विस, एक होती है वेट सर्विस। ड्राई सर्विस में ब्रश वगैरह से साफ करते हैं, सिर्फ एयर, हवा से, ठीक है। और वेट सर्विस में पानी मारा जाता है। तो पानी हम, जैसे हम आउटडोर की सर्विस करते हैं, तो आउटडोर की सर्विस में हम करते क्या है? कंडेंसर की सर्विस करते हैं। कंडेंसर की फिन्स के ऊपर कोई धूल मिट्टी कण जो जमा है वो साफ हो जाए, क्योंकि एयर का फ्लो प्रॉपर हो जाए। तो कंडेंसर को साफ करा। यहाँ पे हम किस चीज़ को साफ करें? रेफ्रिजरेटर में। अगर हमारे रेफ्रिजरेटर का कंडेंसर इस टाइप का है तो इस कंडेंसर पे जो धूल जमी हुई है, एक टूथब्रश लो और इस पर वो मारो, ब्रश ले लो, लोहे का तो ना हो, नॉर्मल धूल को, जो कि जो धूल मिट्टी जमी हुई है ये हट जाए। जब ये धूल मिट्टी हटेगी तो वेपर रेफ्रिजरेंट हवा के संपर्क में ज़्यादा आएगा, क्योंकि बीच में अगर मिट्टी वगैरह होगी तो वो इंसुलेशन का काम करेगा, वेपर्स को हवा के संपर्क में कम आने देगा। तो इससे क्या होगा? हमारे कंप्रेसर को भी लोड पड़ेगा, डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ेगा, उसके एम्पियर बढ़ेंगे। उसके साथ साथ होगा क्या कि हमारे एवापोरेटर पे कूलिंग कम होगी। चलिए ठीक है। तो अब क्या, रोहित आया नहीं, अब होगा क्या? अब होगा क्या कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट कम बनेगा, इसलिए आप रेफ्रिजरेटर के इसको साफ कर दीजिए ब्रश वगैरह से। यदि इस टाइप का रेफ्रिजरेटर है तो इसकी साइड, इन साइडों को साफ कर दो, दीवार से 4 इंच की दूरी पे रखो,
बिल्कुल दीवार से अटैच कर। आजकल के फ्रिजों में एक प्लेट पहले लगी हुई आती है, वो प्लेट दीवार से उतनी दूरी पे बनाए रखेगी। अगर आप उसे डबल कोशिश करोगे तो लगेगी नहीं, तो प्लेट पीछे की साइड लगती है। 4 इंच की दूरी क्यों बनाई गई है कि हवा का आवागमन है। बिल्कुल दीवार से लगा देंगे तो कूलिंग कम करेगा, प्रॉब्लम आएगी। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, लगभग 45, 46, 48 का तापमान होगा, तो आपका फ्रिज कूलिंग करना बहुत कम कर देगा। तो वहाँ पर उन चीज़ों का ध्यान रखें। कुछ रेफ्रिजरेटर सर ऐसे भी हैं जहाँ पे कंप्रेसर वाला पार्ट है, वहाँ पे थोड़ा सा ओपन होता है, हाँ, तो वहाँ पे धूल मिट्टी गंदगी चली जाती है, तो उसको कर सकते हैं सर्विस किसी तरह से। हाँ कर सकते हैं, ब्रश लेके हल्का ब्रश लेके साफ कर सकते हैं। कंप्रेसर भाई, कंप्रेसर के हेड वगैरह को साफ कर देंगे तो वहाँ, क्योंकि कंप्रेसर तो ऑलरेडी गर्म होता है, तो साफ करने उसकी लाइफ बढ़ेगी, एयर क्लियर बढ़ेगी उसकी। ठीक है, तो अब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट कहाँ पर आ गया? फिल्टर। और फिल्टर ने उसको क्या करा? फिल्टर कर लिया। इसके अंदर थोड़ी बहुत यदि लिक्विड रेफ्रिजरेंट में थोड़ी बहुत गंदगी आ गई है तो फिल्टर कर देगा, तो उसको वो फिल्टर कर देगा। मॉइस्चर तो गैस चार्ज करते वक्त यदि आपने प्रॉपर वैक्यूम नहीं किया है तो, या आपका गैस चार्जिंग प्रोसेस सही नहीं है, तब सिस्टम के अंदर एयर जा सकती है। और वैक्यूम करने के लिए आप सिस्टम को माइक्रोन में वैक्यूम करिए, कोशिश करिए माइक्रोन मीटर का यूज करिए। गेज जो हमारा जो गेज मैनिफोल्ड है उससे डीगैसिंग मत करिए, डिहाइड्रेशन करिए। डीगैसिंग में सिर्फ एयर वगैरह निकलती है, लेकिन डिहाइड्रेशन में जो पानी के कण हवा के अंदर मौजूद है वो भी एवोपरेट होके बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो अब इससे आगे फिर आगे की प्रक्रिया देखते हैं। ये कॉपर की ट्यूब है आपकी, ठीक है, और ये कैपिलरी है। क्या है? सर एक क्वेश्चन बात पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए बोलिए, सर बात मत करिए। हाँ जी, अगर सर हम फ्रिज को ठंडे इलाके में रख दें तब भी वो वैसे ही वर्क करेगा? बोलिए। अगर उसको फ्रिज को हम ठंडे इलाके में रख दें, बर्फ के उसके आसपास रख दें, तब भी वो ऐसे ही वर्क करेगा या कुछ कम होगा? क्या शिमला के अंदर, क्या हिमाचल प्रदेश में फ्रिज यूज नहीं होते हाँ, वही है। नॉर्मली? अब आप वहाँ पर सब्जी को आप फ्रिज नहीं कर रहे, सब्जी को नहीं बचाते। हम हमारे खाने में हम मीट वगैरह ऐसी चीज़ों को भी तो यूज करते हैं। ऐसी दवाइयाँ जो माइनस के टेम्परेचर पे रखी जाती हैं। मीट को तो आप -20 -35 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखोगे, जैसे कि हमारी होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री में तो भाई नॉनवेज वगैरह चलता है, है ना? तो वहाँ उस मीट को प्रेजर्व करने के लिए -30 कोल्ड रूम्स का यूज किया जाता है, कोल्ड रूम्स। और कोल्ड रूम्स में -35, -42, -45 टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। उसमें जब आदमी जाता है तो कुल्फी जम जाती है, वो कोट वगैरह पहन के जाते हैं उसके अंदर। सर केले को भी तो ऐसी कोशिश किया जाता है ना? इसका मुझे नहीं पता, मुझे रेफरेंस साइट। सर मैंने देखा था एक बार कंपनी में गया था। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो इससे रिलेटेड सवाल है, सर इससे रिलेटेड है वो, हाँ इससे रिलेटेड है, लेकिन सब उसकी मुझे जो बनाना तापमान कच्चा नहीं रहता है तो उसको पकाने के लिए हम फ्रीज करते हैं उसको, इतना मुझे पता है। इतना मुझे नहीं, इस प्रोसेस तो वो सर फैन की वजह से चलता है, जो फैन वगैरह जो बिल्डिंग के अंदर लगाया जाता है, इस प्रोसेस का बनाने को। मुझे नहीं पता। बनाने को पकाने के लिए। केला कौन है? हाँ, उसमें वो ठंडा ठंडा किया जाता है ना। हाँ, ठंडे बर्फ से पकाया जाता है, केला बर्फ से पकाया चलिए मे बी इट्स पॉसिबल, जी सर। ठीक है, आई डोंट नो अबाउट इट। ओके, लेट्स बिगिन। तो अब ये लिक्विड आपका आगे गया और ये आगे अब किसमें जाएगा? उससे पहले हम एक चीज और समझ लें कि यहाँ पर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट का तापमान है वो कितना डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे देखिए हवा 38 डिग्री सेल्सियस की बाहर गई, और अब जो कंडेंसर से एयर बाहर निकलेगी वीरेंद्र, क्या वो 38 डिग्री सेल्सियस की रहेगी? वीरेंद्र, हाँ वीरेंद्र, 38 डिग्री सेल्सियस की हवा पंखे ने खींची और उसने कंडेंसर की फिन्स के अंदर से बाहर निकाली। कंडेंसर के अंदर 70 से 80 डिग्री सेल्सियस का वेपर्स आ रहा है।
जब अब ये वेपर जब इसमें यहाँ से गुजर रहा है और लिक्विड में बदल रहा है, तो उस हवा का जो तापमान, जो ये हवा यहाँ पर निकली, उस हवा का तापमान कितना होगा? जो सर फैन से आगे निकली जो एयर, हाँ जी, वो उसका तापमान कितना होगा? क्या उसका तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होगा, या उसका तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से फालतू हो जाएगा, या उसका तापमान 38 डिग्री से कम हो जाएगा? फालतू हो जाएगा। अधिक होना चाहिए, जैसे तो वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड में बदलेगा। अब ये होना कितना चाहिए? ये लगभग ये जो लगभग है, इसमें एक डेल्टा टी होता है। इनलेट एयर और आउटलेट एयर का जो डेल्टा टी है वो 10 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। कितने डिग्री सेल्सियस का? अगर यहाँ 38 है तो यहाँ पर आपका तापमान 48 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 48 डिग्री सेल्सियस यहाँ होगा। और यहाँ पर जो आपका जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट, इसका तापमान लगभग कितना हो जाएगा? जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसका तापमान कितना हो जाना चाहिए? लगभग 44 डिग्री सेल्सियस। ठंडा हो रहा है ना वो। लिक्विड का तापमान कितना होगा? 44 डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब यहाँ पर जो तापमान कितना है? 44 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना है? इतना प्रेशर यहाँ, उससे 10 psi प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, 260। हाँ, समझ रहे हो? इतना प्रेशर यहाँ पर, प्रेशर कितना है? 260 psi। कहाँ लिखूं? कितना है? 260 प्रेशर इतना और टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस। अब ये कैपिलरी एक्सपेंशन वाल्व, ये आपका एक्सपेंशन। सर जब यहाँ से 38 डिग्री निकल रहा है तो वहाँ 44 डिग्री कैसे हो गया? कहाँ से? वो एयर का टेम्परेचर है, एयर का टेम्परेचर है, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर नहीं है। मैं अभी जो वहाँ पे 44 डिग्री लिखा है वो मैंने रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो एक्सपेंशन वाल्व है जिसे हम कैपिलरी बोलते हैं, एक्सपेंशन वाल्व के भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कैपिलरी, दूसरा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, तीसरा ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, चौथा हाई साइड फ्लोट बॉल वाल्व, पांचवा लो साइड फ्लोट बॉल वाल्व, एक हैंड एक्सपेंशन वाल्व। सब मार्केट में तो कैपिलरी के नाम से जानते हैं। हाँ, कैपिलरी के नाम से जानते हैं। जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वहां पर थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन का वाल्व बोलते हैं, एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व के कई नाम है ना, जैसे कि आदमी के कई नाम है, वीरेंद्र, रविंदर, अरुण है, सौरभ है ना, अलग है तो आदमी ना सब। इसी प्रकार ये भी एक एक्सपेंशन वाल्व नहीं, एक्सपेंशन वाल्व आउटडोर में ही होता है, कैपिलरी बोलते हैं। जो कोयल के साइड में लगा होता है वो उसको आप FPI फ्लड, MPFI मोल्डेड फ्लड इंजेक्शन बोलते हैं उसे, MPFI मल्टीपोर्ट फ्लड इंजेक्शन, MPFI जो कि इंडोर में होता है। वो अलग अलग कॉइल के अंदर वो भेजता है लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ पर आए थे। अगर हम यहाँ पर अब देखें तो ये लिक्विड अब कहाँ जाएगा? हमारे एवापोरेटर। अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो यहाँ पर फ्रीजर में, और यदि एयर कंडीशनर की बात करें स्प्लिट एसी की तो इंडोर में। इंडोर में जाएगा, इंडोर की कॉइल में जाएगा। अब इंडोर की जब कॉइल में जाएगा तो आपकी ये कॉपर ट्यूब फिर शुरू हो गई, लेकिन यहाँ पर कॉपर ट्यूब का साइज बढ़ गया। इस एवापोरेटर में भी एक फैन लगा हुआ होता है। और इसके ऊपर भी फिन्स होती है। एवापोरेटर के ऊपर जो फैन लगा होता है
उसको हम ब्लोअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लोअर। और जो ब्लोअर जिससे चलता है उसे ब्लोअर मोटर बोलते हैं। ब्लोअर मोटर। यहाँ पर एक मोटर है, और ये इसके साथ में एक ब्लोअर लगा हुआ है, जिस ब्लोअर के अंदर छोटे छोटे कट्स होते हैं। ब्लोअर दिखा दूंगा आपको बाद में। ब्लोअर में आपका ब्लोअर इसकी हवा खींचेगा रूम की हवा को। अब ये यहां से हवा को खींचेगा। कहाँ की? रूम के अंदर लगा हुआ है इंडो, तो रूम के अंदर से ही खींचेगा हवा, बाहर से नहीं खींचेगा, अंदर से खींचेगा। और अब ये लिक्विड, जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, जब ये यहाँ पर आया, इस कैपिलरी से बाहर निकला, इस कैपिलरी से ये जब बाहर निकलेगा तो देखिए इसका प्रेशर कितना रह जाएगा। इस लिक्विड रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना रह जाएगा? लगभग 50 psi, 40 से 50 psi। गया कितना था इसके अंदर? 260 psi। रह कितना गया? 40 से 50 psi। ये ध्यान रखनी है, psi और टेम्परेचर, कभी psi को टेम्परेचर के साथ कनेक्ट कर ले। अब जब प्रेशर इतना रह गया तो तापमान भी बहुत कम हो जाएगा, लगभग -4 से +4 डिग्री सेल्सियस। -4 से +4 डिग्री सेल्सियस। हाँ, डिग्री सेल्सियस ये इसका तापमान हो जाएगा यहाँ पर। इतना ठंडा, लेकिन रेफ्रिजरेंट की अवस्था लिक्विड ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, लिक्विड रहेगी। और यहाँ पर इस जगह पर एक गैस बनेगी जिसको बोलते हैं फ्लैश गैस। यहाँ पर जब एंटर करेगा ना इसमें, एवापोरेटर में, तो यहाँ पर एक फ्लैश गैस बनेगी। ये फ्लैश गैस बननी जरूरी है। अगर ये फ्लैश गैस नहीं बनेगी तो कूलिंग नहीं होगी। फ्लैश गैस में 25% क्या होता है? वेपर्स, और 75% लिक्विड। क्योंकि एवापोरेशन होगी तभी कूलिंग होगी, और यदि एवापोरेशन नहीं हुई तो कूलिंग नहीं होगी। इसलिए लिक्विड का थोड़ा सा एवापोरेट होना जरूरी है। अब 25% इसके अंदर वेपर्स होगा और 75% लिक्विड होगा, मतलब लिक्विड रेफ्रिजरेंट की मात्रा अधिक होगी। और ये अब हमारे एवापोरेटर के अंदर आगे जाएगा। अब जैसे जैसे ये हमारे इसके अंदर गया, तो ये वेपर में कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी कि यहां से जो ब्लोअर हवा खींच रहा था, यहां से जो ब्लोअर यहां से जो आपका ब्लोअर हवा खींच रहा है रूम में से, और गर्मी एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है? 36 से 40 डिग्री सेल्सियस। 42 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है ना। लेकिन अगर 40 डिग्री है तो रूम के अंदर 40 डिग्री तो होगा नहीं भाई। धूप में तापमान 40 है तो रूम के अंदर 38 होगा, 2 या 3 डिग्री सेल्सियस का फर्क होगा। तो ये हवा खींचेगा, 38 डिग्री सेल्सियस की ये हवा खींचेगा रूम में से। ये क्या है? आपकी एयर, रूम एयर। 38 डिग्री सेल्सियस की हवा खींचेगा ये ब्लोअर जो चल रहा है इसके अंदर, और
इसके आगे फिल्टर लगे हुए हैं। फिल्टर ये है, थोड़ा ये यूनिट हमारा स्टार्ट है, इन्वर्टर एसी है और बिल्कुल वर्क कर रहा है। जब ये चलेगा ये तो ये ऊपर से हवा खींचेगा, ठीक है। ऊपर से फिल्टर लगे हुए, एयर फिल्टर, ऊपर से हवा खींचेगा और यहाँ से हवा खींचेगा, ठीक है। हवा जब खींचेगा उसका तापमान कितना है, 38 डिग्री सेल्सियस। उसका तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है और इस कॉइल के अंदर यहाँ पर कॉइल है, कूलिंग कॉइल है। इस कॉइल, ये जो कूलिंग कॉइल है, इस कूलिंग कॉइल के अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है जिसका तापमान कितना है, -4 या +4 डिग्री सेल्सियस। बहुत ठंडा होता है। इस भी कॉइल के अंदर जाएगा, तो रेफ्रिजरेंट आएगा और यहाँ से हवा, रूम की हवा, 38 डिग्री सेल्सियस की हवा इसके अंदर से होती हुई, कॉइल के अंदर से होती हुई यहाँ से बाहर आएगी। तो वो हवा किसके संपर्क में आई, कॉइल के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है -4 का। हवा का रूम की हवा का टेम्परेचर ज़्यादा है और लिक्विड रेफ्रिजरेंट का तापमान कम है। तो जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट को हीट मिलेगी तो वो किस में चेंज होगा, वेपर्स में होगा। इस तरीके से ये वेपर्स में चेंज होगा और जब वेपर्स में चेंज होने के बाद इस सक्शन लाइन के द्वारा कंप्रेसर में चला जाएगा। इस प्रकार से ये, सर हम यहाँ से टेम्परेचर लें, हाँ, इसकी ग्रिल टेम्परेचर। जी। तो ये ग्रिल टेम्परेचर लगभग, अगर आपका सिस्टम बिल्कुल ओके और सही है, आप उसके अंदर रेफ्रिजरेंट ओके है, आपके इंडोर आउटडोर की कॉइल बिल्कुल सही है, क्लीनिंग उसकी अच्छी है, उसके अंदर रेफ्रिजरेंट पूरा है, वोल्टेज पूरी आ रही है ना, आपकी पीसीबी सही काम कर रही, तो यहाँ का टेम्परेचर 8 से 12 डिग्री सेल्सियस, 16 पे सेट है। हाँ 16 पे सेट है। लेकिन ये टेम्परेचर एकदम से एसी के चलाते हुए एकदम ही नहीं आएगा। उसके लिए आपको लगभग 15-20 मिनट का वेट करना पड़ेगा। उसके लिए यदि आपके पास समय नहीं है और कंप्लेंट है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ का टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर देखिए और ग्रिल का टेम्परेचर देखिए, इन दोनों में 10 से 12 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। यदि इतना अंतर है तो मतलब बेफिक्र होकर अपने सिस्टम को बंद करके आप अपनी दूसरी कंप्लेंट पे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उसको बता, कभी कोई कस्टमर ये ऐसा भी होता है जो उनसे कहता है नहीं भैया आप जब तक रुके जब तक कूलिंग नहीं आए, तब आपको वहाँ पर 15-20 मिनट देने पड़ेंगे। 10 से 12 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए और ग्रिल टेम्परेचर 8 से 12 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये चीज़ याद रखिए। अब आप सब अपनी टेबल पे आ जाए। ये वो है, आप सब अपनी टेबल। आपको बताया ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ आया और रूम की हवा से हीट को लेकर और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ठंडे वेपर्स में। यहाँ से ठंडे वेपर्स बनने, और ये हवा की कौन सी ऊष्मा को ले रहा है, हवा की कौन सी ऊष्मा को ले रहा है, लेटेंट हीट। हवा के अंदर छुपी हुई जो गुप्त ऊष्मा है, हवा को हम गर्म तो नहीं कर रहे ना, उसके तापमान को नहीं बढ़ा रहे। और अभी जैसा कि हमने डिस्कस करा था सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, तो ये एयर की जो रूम के एयर में जो लेटेंट हीट है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होती है, कंडेंसर में वेपर्स लिक्विड में चेंज होता है, और इसका उल्टा एवोपरेटर में लिक्विड वेपर्स में चेंज होता है, बट ठंडे वेपर्स में। क्लियर है? इससे आगे अब आपका वेपर्स बनने शुरू हो गए, और ये जब वेपर्स यहां इस लाइन से, इससे तो ये एंटर हुए थे और इस सक्शन लाइन से ये कॉइल से बाहर आएंगे, ये सक्शन लाइन।
इस सक्शन लाइन में जो प्रेशर होगा वो प्रेशर आपका, यहां पर जो आपका प्रेशर होगा, हमारे सिस्टम में कौन सा रेफ्रिजरेंट है, R22, तो यहां पर आपका प्रेशर होगा 60 से 75 psi। और psi की फुल फॉर्म है पाउंड पर स्क्वायर इंच, एक स्क्वायर इंच पर लगने वाला दबाव, पाउंड पर स्क्वायर इंच। अब ये वेपर्स आगे कॉपर ट्यूब में से होते हुए एक्यूमुलेटर में आएंगे, और एक्यूमुलेटर में ये तीसरी बात मत करिए। अगर इसके रिगार्डिंग किसी का कोई सवाल है तो वो पूछिए, आपके साथ आपके सीनियर्स भी हैं। और इस तरीके से ये जो वेपर रेफ्रिजरेंट है, क्योंकि कंप्रेसर हमेशा वेपर्स को ही कंप्रेस करता है, लिक्विड को कंप्रेस नहीं करता। यदि कंप्रेसर पर लिक्विड आता है तो उसके ऑयल की विस्कोसिटी कम हो जाएगी, वो कम हो सकती है, ठीक है, उसकी लुब्रिकेशन क्षमता कम हो सकती है। जब लुब्रिकेशन क्षमता, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, अब हमारे कंप्रेसर के जो पार्ट, मैकेनिकल पार्ट है, उनमें घिसावट आनी ज़्यादा शुरू होगी। उसकी पिस्टन रिंग घिस सकती है, उसकी रीड घिस सकती है, उसकी क्रैंकशाफ्ट घिस सकती है, पिस्टन घिस सकता है अगर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। तो मतलब कहने का ये है, कंप्रेसर पर सिर्फ वेपर्स ही आने चाहिए, लिक्विड नहीं आना चाहिए। यदि इन केस लिक्विड आता है तो ये जो एक्यूमुलेटर है, ये एक्यूमुलेटर मैकेनिकल पार्ट होने की वजह से अगर किसी वजह से लिक्विड आ भी गया तो उस लिक्विड को यहां स्टोर कर लेगा। और ये एक्यूमुलेटर कहां लगा हुआ है, जैसे कि आपके कंप्रेसर के साथ वो लगा हुआ है। करिए, ये कंप्रेसर, हाँ, ये इस पर अगर लिक्विड आ गया तो इसकी नीचे वाली तलहटी में ये जमा हो जाएगा। और कंप्रेसर आपका चल रहा है, जब कंप्रेसर चलता है तो कंप्रेसर के अंदर तापमान कितना है, 70 से 80 डिग्री सेल्सियस की वो वेपर निकाल रहा है, तो उसका ऑयल भी गर्म होगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसके अंदर के मैकेनिकल पार्ट का भी तापमान ज़्यादा होगा। और वो इस हमारा जो ये एक्यूमुलेटर, जब इसकी बाहरी सतह का टेम्परेचर बढ़ा होगा और इसमें से लिक्विड रेफ्रिजरेंट आएगा तो लिक्विड को हीट मिलेगी, तो वो किसमें चेंज होगा, वेपर्स में। और जब वो वेपर्स में चेंज होगा तो हमने जो इसकी जो कंप्रेस, नीचे लिक्विड रहेगा और ऊपर वेपर्स, अब वो वेपर्स ही जाएंगे सिर्फ इसके अंदर। तो एक्यूमुलेटर क्या काम करेगा, लिक्विड को कंप्रेसर में जाने से रोकेगा।